मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेसन फोर्थ की, जिसके अंदर जो है जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया गया है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है, न्याय के चैप्टर में मेरे ख्याल से न्याय के जो है तत्व, उसके बाद न्याय के प्रकार और उसके बाद जो है जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी जो है ये आपके एग्जाम में आया है। तो आइए इसको समझते हैं, ये किस तरीके से जो है जॉन रॉल्स ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। बेसिकली जॉन रॉल्स हैं कौन? जॉन रॉल्स जो हैं एक उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी विचारक कौन होते हैं? उदारवादी विचारक वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक तरीके से समाज के अंदर जो है पूंजीपति वर्ग का समर्थन करते हुए समाज के जो है सामान्य लोगों के जीवन में अधिकतम विकास की बात करते हैं। लेकिन ये सामान्य लोगों के अधिकतम विकास के लिए किसको सहायक मानते हैं? ये पूंजीपति वर्ग को सहायक मानते हैं। ठीक है, इसके जो है वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो जॉन रॉल्स ने दिया है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उन्होंने जो है अपना अनुबंधवादी सिद्धांत जो है इसको आधार बनाया है। न्याय का सिद्धांत कैसा है? वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को कैसा बनाया है उन्होंने? अनुबंधवादी सिद्धांत पर आधारित बताया है। तो अनुबंधवादी जो सिद्धांत है उसको न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि अनुबंधवादी सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप जो है इजीली अंडरस्टैंड कर जाइए इस बात को कि आपको जो है जॉन रॉल्स का ही वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जॉन रॉल्स क्या कहता है कि जॉन रॉल्स ये कहता है कि राज्य जो हुआ है, राज्य की उत्पत्ति कोई दैवी सिद्धांत या शक्ति के आधार पर नहीं हुई है, शक्ति के सिद्धांत के आधार पर। दैवी सिद्धांत का क्या अर्थ है यहाँ पर? दैवी सिद्धांत का अर्थ होता है कि किसी देवी देवता की कृपा के बाद जो है राज्य अवतरित नहीं हुआ है। जैसे कि जो है हमारे बहुत पहले के दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है देवी सिद्धांत पर हुई है। ठीक है, और राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिरूप है। लेकिन यहाँ पर जॉन रॉल्स ने ऐसा नहीं माना है। प्लस में जॉन रॉल्स ने यह भी कहा है कि ये कोई शक्ति सिद्धांत पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि कुछ जो दार्शनिक हैं उन्होंने ऐसा माना है कि राज्य की उत्पत्ति किसके आधार पर हुई है? राज्य की उत्पत्ति जो है शक्ति के आधार पर हुई है, यानी कि शक्ति के संघर्ष के उपरांत जो है राज्य बना है। लेकिन यहाँ पर जॉन रॉल्स ने दोनों ही बातों को नकारा है। ना तो उन्होंने इस बात को माना कि यह देवी सिद्धांत पर हुई है, ना शक्ति के सिद्धांत पर। बल्कि जो जॉन रॉल्स हैं वो क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? राज्य की उत्पत्ति का आधार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो है जीवन व्यतीत करने के लिए एक तरीके से क्या कर लिया है? समझौता कर लिया है। और इस समझौते के आधार पर ही क्या हुआ है? राज्य का निर्माण हुआ है। समझौता इस बात के लिए किया गया है कि अधिकतम व्यक्ति क्या करेंगे? अपने अधिकारों और कर्तव्यों को इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि सभी को जो है जीवन जीने का मौका, जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कि जो जॉन रॉल्स ने क्या कहा है कि जो आम व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, उसने अपने सारे अधिकार यद्यपि राजा को दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन उसने फिर भी जो है 3 अधिकार अपने पास रखे हैं। कौन कौन से? एक तो संपत्ति बनाने का अधिकार, ठीक है, एक अपनी जीवन जीने का अधिकार, और एक अपना स्वतंत्रता का अधिकार। ये 3 अधिकार उसने अपने पास रख लिए हैं, ये उसने अपने राजा को नहीं दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है बाकी जो और भी कुछ काम करने का अधिकार है वो सब उसने राजा के अंडर छोड़ दिए हैं कि बाकी चीजों के बारे में राजा निर्णय करेगा। इसके अतिरिक्त और कोई निर्णय जो है वो स्वयं खुद लेंगे। इसके अलावा जो है जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती हैं। जैसे अधिकारों में मुख्यतः संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है कि फ्री कंपटीशन के जो भी व्यक्ति जिस भी वस्तु का उत्पादन करना चाहे वो उत्पादन कर सकता है, जिस तरीके से मार्केट में उसको वितरण करना चाहे वो वितरण कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल जो है वो खुद कौन करेंगे? व्यक्ति करेंगे अपने आप से। राजा के द्वारा जो है मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है राजा का कॉन्सेप्ट देखो अब पुराना हो गया, तो यहाँ पर राजा की जगह हम किसको मानेंगे? हम यहाँ पर राजा की जगह मानेंगे सरकार को। ठीक है, कि सरकार जो है, सरकार क्या करेगी? सरकार जो है मुक्त प्रतियोगिता, उसके बाद मुक्त व्यापार और अनुबंध की स्वतंत्रता के फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भाई आप जो है कुछ भी जो है संपत्ति के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो भी कुछ करना चाहे तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है।
देखो जॉन रॉल्स क्या है, ये जॉन रॉल्स पर अनुबंधवादियों का प्रभाव स्पष्ट है। जॉन रॉल्स की पुस्तक है जो ये एग्जाम में 1 नंबर के लिए आ जाती है आपकी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार जो है आपको हमेशा काम आएगी, आप इसको जो है याद रख लेना, आपको याद रखनी है ये कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस रिटन बाय जॉन रॉल्स इन 1971। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक? ये पुस्तक जो है उन दिनों प्रकाशित हुई थी जब उदारवाद बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। ठीक है, तो उस समय जो है उदारवाद संकट से गुजर रहा था और अमेरिकन अपने अधिकारों के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों में संघर्ष चल रहा था। आपको सबको आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा है ना, जिसके अंदर जो है वो जॉन कॉर्लिस वाला, जिसमें जो है 1965 में अमेरिका के अंदर जो है वो हुए थे, वहाँ पे क्रांति हुई थी, जिसके अंतर्गत श्वेत अश्वेत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। उसके बाद अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध में रत था उस समय। ठीक है, ये भी जो है आप बच्चों ने उसमें इंडो चाइना का जो युद्ध है उसके अंदर पढ़ा है कि वियतनाम के जो है अमेरिका किस तरीके से वियतनाम के साथ युद्ध में व्यस्त था। उस पर जो है अमेरिका ने बहुत बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका जो है उस युद्ध के बाद वियतनाम से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। बस अमेरिका की जो है थोड़ी सी जो है वर्ल्ड लेवल पर इमेज थोड़ी सी जो है खराब होने का अंदेशा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से है ये सिचुएशंस जो है सारी के युद्ध का चल रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, उदारवाद संकट में पड़ा हुआ है, ऐसी सारी स्थिति पैदा हो चुकी थी जिस समय जो है साम्यवाद की स्थापना और सैनिक तानाशाही की स्थापना होने के सारे आसार नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है आम व्यक्ति से सभी प्रकार के अधिकार छीन लेगी और जो है सैनिक तानाशाह जो है वहां पर या फिर वहां पर जो है सेना का शासन स्थापित हो जाएगा। ये सारी सिचुएशंस बिगड़ी हुई थी। इस दौरान जो है सर्वप्रथम यह प्रश्न सामने आया कि किन चीजों का वितरण किया जाए और किस तरीके से जो है राज्य किन चीजों पर जो है नियंत्रण रखे और किन चीजों को छोड़ दे। ठीक है, और तो इस बीच में क्या हुआ कि इस बीच में जो है रॉल्स ने अपने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया, जो उस समय जो है काफी इसको जो है इस पर ध्यान दिया गया था। हालांकि ये इतना ज्यादा जो है फेमस तो काफी हुआ, लेकिन इतना प्रभावशाली साबित नहीं हो सका जितना इसको जो है होना चाहिए था। तो अब इसका जो है डिटेल देख लेते हैं एक बार हम कि समाज में न्याय का प्रथम स्थान। जैसे बेटा मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है बुक का नाम लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ से उठाना है, यहाँ से क्वेश्चन को लिखते वक्त थोड़ा सा यहाँ से पैराग्राफ से उठाना है, फर्स्ट पैराग्राफ से। उसके बाद आपको बुक का नाम लिखना है और फिर आप डायरेक्ट जो है इन पर आ जाएंगे पॉइंट्स पर। ये सारी बातें याद करने की लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपके सिर्फ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है थोड़ी स्टोरी दी जाती है। बाकी आपको लिखनी नहीं है आंसर में कि आप सोचे कि इतना बड़ा आंसर कैसे लिखा जाएगा। और इसी तरीके से जो पॉइंट्स अब हम करेंगे उन पॉइंट्स में भी आपने ऐसा नहीं करना है कि आप जो है सारा पॉइंट्स जो है लगातार लिखते ही जाओ। ठीक है, आप अच्छे से पॉइंट को जो है पढ़ लेंगे और जो जो जरूरी है उसी को याद करेंगे। अभी मैं आप में इसको मैं जो है साथ साथ जो है आपको निशान भी लगाती चलूंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट याद करना है क्योंकि वो छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि समाज में न्याय का प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान जो है, जैसे कि ये वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है, तो यहाँ पर वितरण किस चीज का करना है? वितरण जो है यहाँ पर प्राथमिक वस्तुओं के वितरण पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण पर, और प्राथमिक वस्तु किसे माना है यहाँ पर? व्यक्ति के अधिकार हो गए, उसकी स्वतंत्रताएं हो गई, उसके सुअवसर हो गए, आय हो गया, समय हो गया, आत्मसम्मान हो गया, इन सब चीजों को प्राथमिक वस्तुएं माना है। ये बात आपको अपने माइंड में बना करके रखनी है कि प्राथमिक वस्तुएं क्या है। प्राथमिक वस्तुएं यहाँ पर भोजन, वस्त्र और आवास नहीं है। प्राथमिक वस्तु यहाँ पर क्या है? प्राथमिक वस्तु है यहाँ पर व्यक्ति के अधिकार, उसकी स्वतंत्रताएं, उसके अवसर, उसकी आय और उसका आत्मसम्मान। ये सब चीजें जो हैं अगर सबके बीच में समान रूप से वितरित हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या है? वहां पर जो है न्याय प्रदान किया गया है, उस समाज के अंदर न्याय है। ठीक है, अब देखो न्याय का प्रथम स्थान दिया गया है। समाज के कल्याण को जो है अगर मान लीजिए न्याय नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्याय की अवहेलना करने से समाज कल्याण का क्या हो जाएगा? समाज कल्याण का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो न्याय की अवहेलना किसी भी हालत में
नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। जैसे कि मैंने आपको बता दिया प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अधिकार है, आय है, सम्मान है, ये सब चीजें प्राथमिक वस्तुएं हैं। तो इन प्राथमिक वस्तुओं का क्या होना चाहिए, समाज के अंदर न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। न्यायपूर्ण शब्द क्यों लगाया गया है, न्यायपूर्ण का अर्थ यह है कि बेटा जिसके अंदर जितनी योग्यता है उसको उसी के अनुसार जो है आय प्राप्त हो, उसके अनुसार जो है उसको आत्मसम्मान प्राप्त हो, ठीक है। सबके साथ समान व्यवहार का उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि समान व्यवहार, यानी कि वो क्या जो है डिजर्व करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति की क्या योग्यता है, वो उस आधार पर क्या डिजर्व कर रहा है, उसके आधार पर उसको जो है न्याय देना है, ठीक है। देखो, वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ठीक नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अधीन व्यक्ति को कितनी हानि पहुंचती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि प्राथमिक वस्तुओं अर्थात स्वतंत्रता, अधिकार, आय, संपत्ति, शक्तियों और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। इसका इस तरह प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण से व्यक्तियों के आत्मसम्मान की भावना जागेगी और वे प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपनी योग्यता अनुसार अधिकतम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जॉन रॉल्स वितरण के किसी प्रकार की छूट देने के पक्ष में नहीं है, कि वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की छूट दी जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि सबको क्या होनी चाहिए कि जो है सबको उनके जो है योग्यता के अनुसार उनको क्या होना चाहिए, उनको सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। जब न्यूनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ स्थापित हो चुका हो, इसमें छूट केवल तभी दी जा सकती है जब न्यूनतम व्यक्ति को भी अधिकतम लाभ स्थापित हो चुका हो। कि ऐसी स्थिति में कि अगर जब ये मान रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसको सबसे कम लाभ मिला है उसको भी क्या है कि उसको भी जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल चुका है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ छूट मिले, अदरवाइज छूट की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये इसकी बात नहीं करता है, ये बात करता है योग्यताओं की, कि योग्यता अनुसार अधिकतम जो है प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद देखो, जैसे कि सेकंड पॉइंट आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो थर्ड पॉइंट आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है, क्योंकि वही आपस में कोरिलेट है पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है अवसरों की समानता, कि अवसरों की समानता ये आप अपने माइंड में अच्छे से लगा के चलिए कि चाहे ये उदारवादी थे लेकिन फिर भी जो है ये पूंजीवाद का समर्थक था, ठीक है। जॉन रॉस जो है उसका ये वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो है बार बार आपको इस तरफ इंडिकेट करेगा कि जॉन रॉल्स जो है वो कैपिटलिस्ट थे, वो कैपिटलिज्म के जो है फेवर में था, ठीक है। तो उसमें देखो क्या कहते हैं कि जिसमें उन्हें उद्योग और कारखाने समानता के आधार पर चलाने का मौका मिलता है, लेकिन सरकार द्वारा उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सरकार को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि क्या हो, बाजार पूरी तरह प्रतियोगी बना रहे, यानी कि कंपटीशन की भावना जो है मार्केट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वस्तुएं मांग एवं पूर्ति के आधार पर बाजार में बिके, कि अगर ज्यादा डिमांड है किसी चीज की तो उस हिसाब से सप्लाई मार्केट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा जो है सिस्टम होना चाहिए मार्केट के अंदर। दूसरा कहते हैं कि भौतिक साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, ऑप्टिमम यूज, कि जो भी भौतिक साधन का मतलब क्या है कि जो भी मान लीजिए किसी भी उद्योग धंधे के अंदर, कारखाने के अंदर कोई भी जो है किसी भी प्रकार की भौतिक पूंजी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भौतिक साधन क्या होते हैं, इको की आपने इको का लेसन पढ़ा था, उसमें आपने याद उसमें आपने समझा था भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के जो है कारखाने में लगी मशीनें इत्यादि ये सब शामिल किया जाता है। तो उन भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। थर्ड बात कहता है कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है। यहाँ पर संपत्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि पूंजीपति अर्थव्यवस्था तो है, ठीक है, लेकिन पूंजीपति अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास जो है सभी प्रकार के अधिकार हों और बाकियों के पास कुछ भी ना हो, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है लोगों को प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, ये सबको पता है, सभी को उन्नति का अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, ये एवरीबॉडी नोज वेरी वेल, ओके। उसके बाद आय का वितरण की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के आय का वितरण किस प्रकार से कहता है। देखो इस पॉइंट को आप आराम से समझो, इस पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सा पॉइंट है कि रॉस जो है पूंजीवाद का समर्थक है, ओके। तो लेकिन उसके समय में पूंजीवाद की आलोचना हुई,
क्योंकि देखो एक समय ऐसा आ गया था जब पूंजीपति जो है वो बहुत ज्यादा शोषण करने लगे थे मजदूर वर्ग का। और तो सभी जो जितने भी बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, राइटर्स थे, सभी के सब क्या कर रहे थे, पूंजीपतियों के खिलाफ ही लिख रहे थे और मजदूरों के लिए जो है वो जो है उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। और ऐसे में जॉन रॉल्स ने जो है ये सिद्धांत दिया, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। और वहां पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि जो आय के वितरण की ऐसी व्यवस्था देना चाहता था जिससे पूंजीवादी व्यवस्था पर आए संकट के बादल टल जाए। ठीक है, उसने आय के पुनर्वितरण का सिद्धांत दिया। ये समझो आय के पुनर्वितरण का सिद्धांत। जॉन रॉल्स क्या कहता है, बेसिकली जॉन रॉल्स ये कहता है कि पूंजीवाद में उद्यम की स्वतंत्रता होती है तथा उद्योगपति बाजार व्यवस्था होने के कारण लाभ अर्जित करते हैं। उसकी यह मान्यता है कि लोग अपनी विशेष निपुणता के कारण जिस संपत्ति का उपार्जन करना होता है, मतलब कमाते हैं, ठीक है, उस पर अकेले व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि सारे समाज का अधिकार है, क्योंकि उसकी सफलता में परिवार व समाज का भी हाथ है। ठीक है, तो इसलिए आय व संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि जिससे सामूहिक हितों की पूर्ति संभव हो सके। और पूंजीपति वर्ग जो है, वर्ग की आय का एक हिस्सा जो आय कर, संपदा कर, सीमा शुल्क व अन्य करों के रूप में सरकार को प्राप्त होता है, उसको देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था, यातायात और संचार आदि पर खर्च किया जाता है। तो इसके साथ साथ समाज के दुर्बल, दरिद्र व उपेक्षित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। तो सामान्यतः लोगों की आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी न्याय के सिद्धांत के अधीन होती है। तो आप जो है इन लास्ट जो 3 लाइन्स है यहाँ से लेकर के नीचे तक की, उसमें क्या बताने की कोशिश की है जॉन रॉल्स ने कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है समाज में, पूंजीपति वर्ग है। समझ गए? देखो देश का अगर उन्नति करनी है तो पूंजीपति वर्ग की उन्नति अगर की जाएगी तो उससे जो है पूंजीपति वर्ग की अगर उन्नति होगी तो वो नए उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। ठीक है, वो और ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। प्लस में जो पूंजीपति वर्ग है वो सभी प्रकार के टैक्सेस भी देंगे और उन टैक्सेस से देश के विकास का कार्य भी होगा। ठीक है, और अगर पूंजीपति वर्ग जो है नए नए तरीके के उद्योग धंधे लगा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं कमजोर और दरिद्र और गरीब परिवारों का भी कल्याण होता है उनके उद्योग धंधों में कार्य करने से। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो है ये यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को जो है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनका जो है अपने उद्योगों के प्रति रुचि खत्म हो जाएंगी और वो फिर अब जो है उस फील्ड से क्या हो सकते हैं, उस फील्ड से बैकअप कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब उसको छोड़ सकते हैं मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है कि उद्योगपति जो हैं उनको क्या कहा है जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई उद्योगपतियों पर इतना ज़्यादा जो है टैक्सेस वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उद्योगपति जो है वो साधारण वर्ग का भला करने के लिए सबसे ज़रूरी कड़ी है, सबसे ज़रूरी जो है वर्ग है। उसके बाद 5वां पॉइंट कहते हैं क्षतिपूर्ति की अवधारणा। क्षतिपूर्ति की अवधारणा क्या है कि देखो समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं, ठीक है, जो उनको ऐसे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि जिससे वो अपने जीवन का जो है अधिकतम विकास कर सके। ठीक है, चाहे वो दरिद्र परिवार में पैदा हुए हैं, चाहे वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, कारण कुछ भी हो सकता है उसके पीछे। ठीक है, फिर फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह से डिसेबल्ड हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो क्षतिपूर्ति है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे दरिद्र होते हैं समाज में जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी दरिद्र होते हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तो इस तरह रॉल्स क्या कहता है कि दरिद्रों में भी जो दरिद्र है उनकी सहायता करना चाहिए, जैसे अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं, बेकार और दिव्यांग, असहाय, वृद्ध आदि को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसी संदर्भ में भारतीय उच्चतम न्यायालय की भाषा में मलाईदार पर्थ यानी कि क्रीमी लेयर का हवाला दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये बात है कि जो समाज में अगर कोई भी ऐसा है तो उसको जो है दिया जाना चाहिए। देखो रॉल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया है ये कि रॉल्स के अनुसार क्या होता है बेटा, समाज एक माला के रूप में होता है। ठीक है, और अमीर गरीब उसकी कड़ियां हैं। समाज के अंदर सभी लोग जो रहते हैं, अगर जो है उसमें से एक भी कड़ी कमज़ोर हो जाएगी तो माला टूट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए माला को कमज़ोर नहीं करना है, माला को मजबूत बनाना है। तो इसलिए समाज में जो दरिद्र व्यक्ति हैं उनका भी विकास होना
उनको भी सबल किया जाना ज़रूरी है। इसके बाद 6th पॉइंट है हमारा, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। जॉन रॉल्स जो है उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक हैं। वह कहते हैं कि लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतंत्रता देने से ही जो है न्याय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, जैसे विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, विवाह व परिवार स्थापित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये सब जो है स्वतंत्रताएं अगर व्यक्ति को मिली होगी तो वो ज़्यादा जो है ज़्यादा एंथुजियास्टिक तरीके से, ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से जो है अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगा और समाज के प्रति जो है न्याय और अच्छे तरीके से स्थापित हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है जॉन रॉल्स क्या कहता है, संवैधानिक लोकतंत्र का भारित समर्थक है। संवैधानिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जिसमें संविधान के आधार पर जो लोकतंत्र कार्य करे। ठीक है, जिसका आधार जो है यानी कि जहां पर जो गवर्नमेंट रहेगी वो किसके आधार पर काम करेगी, वो संविधान के आधार पर काम करेगी। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा पॉइंट सारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसकी विशेषताएं याद करना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना जॉन रॉल्स के इसने जो वितरणात्मक सिद्धांत के दिए हैं, जस्टिस के दिए हैं, ये सब आप ढंग से याद कर लेंगे। आलोचना पर आपको इतना जो है अपना आलोचना पर कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट इसको रीड करेंगे सिर्फ। ठीक है, सिर्फ इसको रीड करेंगे, इसको लर्न करने का इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको जॉन रॉल्स की थ्योरी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस में इसने कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में याद करना है। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।